रामपुर ज़िला अस्पताल की इमारत बहुत खूबसूरत है। कहते हैं कि रामपुर का ताजमहल है, ये ताजमहल जैसी खूबसूरती लिए हुए है, लेकिन इसमें डॉक्टरों की कमी शुरू से रही है। पूरी बात आपको बताऊंगा। फ़िलहाल शुरुआत यहाँ से करते हैं कि किसी भी अस्पताल का जो हेड होता है वो CMS होता है। इस अस्पताल को भी अलग अलग समय में अलग अलग CMS ने अपनी सेवाएं दी। आजकल डॉक्टर BC सक्सेना इसके CMS हैं, जो 2 महीने से लगभग यहाँ पर तैनात हैं। 2 महीने से ये पदभार ग्रहण किए हुए हैं और बहुत खूबसूरती के साथ में और बहुत समझदारी के साथ में इस पद को संभाले हुए हैं और अस्पताल को कामयाबी के साथ में चला रहे हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ नया किया है, काफ़ी कुछ नए अमेंडमेंट किए हैं, काफ़ी कुछ नई सोच है उनकी। उन्होंने जिस अंदाज में बात की हमसे, अगर वो पूरी बात हम आपको बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उनकी बातों के कहने का सार, उनके बातों के कहने का मतलब यही था कि इस अस्पताल में हर उस मरीज़ को, हर उस गरीब मरीज़ को जो यहाँ पर आता है, उसको वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराना जो शासन और सरकार द्वारा निर्धारित की गई। डॉक्टर BC सक्सेना एक काबिल डॉक्टर होने के साथ साथ समझदार, कुशल प्रशासक भी हैं, इसीलिए उनको यहाँ पर CMS पद पर भेजा गया है। सुनिए आज उन्होंने हमसे क्या कुछ कहा। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। सब लगभग 2 माह हो गया आपको यहाँ रामपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में CMS का पद संभाले हुए। हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, इस 2 माह में क्या कुछ ऐसा आपने नया किया है जो मरीज़ों के लिए, उनके लिए बेहतर हुआ हो? देखिए, मैंने यहाँ पर 27 अगस्त में ज्वाइन किया था और 2 माह मुझे 27 तारीख को पूरे हो चुके हैं। जिस दिन से मैंने ज्वाइन करा है उस दिन से लगातार जनता के हित में और अस्पताल के हित में मैं कार्य कर रहा हूँ। बहुत सारे परिवर्तन मैंने स्टार्टिंग से शुरू कर दिए थे। यहाँ पर जनता के हित के लिए मैंने यहाँ पर एक आयुष्मान वार्ड की व्यवस्था करी, जिसका उद्घाटन माननीय विधायक जी के माध्यम से कराया था। जिलाधिकारी महोदय भी उसमें उपस्थित थे। इसके साथ साथ एक नई लैब इस्टेब्लिश करी है, एडवांस लैब है, जिसमें हार्मोनल एसे और अन्य सुविधाएं, सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं और वो लगातार सक्रिय रूप से चल रही है और जनता को सेवाएं दे रही है। कैंसर टाइप का भी क्या टेस्ट है उसमें कुछ? नहीं, अभी कैंसर के लिए अलग इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, जिसके संबंध में अभी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा। और लेकिन टेस्ट जितने भी पॉसिबल हैं जिला लेवल के, वो सारे टेस्ट आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे अवेलेबल हो रहे हैं। ओके। इसके अलावा एक वृद्धजनों के लिए भी मेरे द्वारा एक वार्ड इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका उद्घाटन मैंने CMO मैडम के माध्यम से करवाया था। और जो 60 साल से ऊपर के मेरे मरीज़ हैं, जिनको विशेष सुरक्षा की भी आवश्यकता है और सपोर्ट की भी आवश्यकता है, तो उनके लिए वार्ड एक इस्टेब्लिश कराया है। और वो वार्ड जो है उसमें वृद्धजनों के लिए सपोर्ट में छड़ी की व्यवस्था या वॉकर की व्यवस्था या व्हीलचेयर की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर वृद्ध लोगों के लिए रहती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक वार्ड पहले से है, डेंगू वार्ड, जो हमने इस्टेब्लिश कर रखा है, जो इस समय पूरी तरह से तैयार है और कार्य कर रहा है। डेंगू की स्थिति क्या है, थोड़ा सा वो बताइए। डेंगू की स्थिति ये है कि कई केसेस आए हैं जो रिपोर्टिंग भी हुई है और 1-2 पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में भी इस समय हैं, वार्ड में, जनरल वार्ड में हैं। कुछ लोग ठीक होकर जा भी चुके हैं और अब हमारे पास अगर कोई आता है तो हमारे पास पूरी व्यवस्था तैयार है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने देखा था कि जो बाथरूम वगैरह हैं वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। बहुत सारे बाथरूम टपक रहे थे, बहुत सारी की सीटें टूटी थी, पाइप टूटे थे। मेरे द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। मैं दिन में भी पूरा ध्यान रखता हूँ, रात में भी पूरा निरीक्षण करता हूँ। एक वार्ड में, एक जगह, एक पेशेंट को मैं जाके स्वयं से चेक करता हूँ और चेक करके उनको जिस चीज़ की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता, मेडिसिन की आवश्यकता, वो सब मैं पर्सनल खुद जाके देखता हूँ। बाथरूमों की स्थिति ये है कि बहुत सारे बाथरूम टपक रहे थे, जिनके पाइप टूटे हुए थे, वो आज बहुत सारे बाथरूम मेरे द्वारा सही करवा दिए गए हैं। कई की तो सीटें वगैरह टूटी हुई थी और वो भी सारे रिप्लेस हो गए हैं। मेडिकल वार्ड का जो बाथरूम था वो भी पूरी तरह से अब नया, कुछ खोया हुआ सामान भी तो आपने रिकवर किया है? जी, बहुत सारे काम हैं उसमें। कई सारी जगह ऐसा था कि स्टोर बने हुए थे और उसमें से बहुत सा सामान उसमें डंप पड़ा हुआ था। वो मैंने सारे खाली करा दिए और जहाँ जहाँ आवश्यकता थी उन सामानों की वो सामान पहुँचवा दिया।
और जो रिपेयर की चीज़ें थी वो भी प्लानिंग के तहत एक जगह कलेक्ट करवा रहा हूँ, जिससे कि अगर उनमें थोड़ी बहुत रिपेयर की आवश्यकता हो तो वो भी रिपेयर हो जाएगी। जो आप बात जिसकी कर रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, जी। हमारे पास 2 LED टीवी थे, यस, राइट। जो मैंने जब चेक करा था तो उसमें मुझे पता लगा कि वो मिसिंग है। तो उसके बारे में मैंने इंक्वायरी करी और उसके बारे में मैंने सख्ती से सभी कर्मचारियों से बात की कि अगर मुझे ये प्राप्त नहीं होंगे तो मैं उसके खिलाफ़ FIR दर्ज कराऊंगा। लेकिन कुछ समय दिया था उनको और अच्छी बात है कि वो उस समय में वो दोनों LED टीवी मुझे प्राप्त हो गए और आज मेरे ही कमरे में जो LED टीवी लगा है वो चल अच्छा, रहे हैं। अच्छा। और बहुत जल्दी ही दूसरा एक बड़ा LED टीवी है, जी, जी। उसको भी मैं अभी उसको रिपेयर करा के और हॉल में लगवाऊंगा, क्योंकि वो वहाँ पर हॉल में उसमें जितने भी हमारे शासन की तरफ से निर्देशित कार्यक्रम हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए मंगवाया गया था किसी समय में बहुत पहले। ओके। तो मैं उसको इस्टेब्लिश कराऊंगा और उसमें टीवी को वहीं स्थान पर लगवा के और योजनाओं के बारे में आम जनता को जानकारी उसकी दी जाएगी। योजनाओं की बात जहाँ चल रही है तो वो जो स्वदेशी को लेकर जो योजना है उसमें सुना है आपने बड़ा काम किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या हुआ है अभी? स्वदेशी अभियान के लिए स्वयं हमारे प्रधानमंत्री सक्रिय हैं और ये गर्व की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उसी देश के अच्छे के लिए, उसी देश की जनता के भले के लिए हम केवल अपनी स्वदेशी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें। हमारे भारत देश में जितनी चीज़ें बन रही हैं अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो मार्जिन है वो हमारे ही देश के किसी नागरिक के पास, एक हमारे भारतीय के पास ही उसका लाभ पहुंचेगा। अगर हम किसी विदेशी वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं रूटीनली तो उसका जो लाभ है वो हमारे देश से बाहर जा रहा है और वो हमारा देश के लिए नुकसान हो रहा है और हमारे देशवासी को उसका फ़ायदा नहीं पहुंचा। इसलिए मेरी तरफ से एक स्वदेशी अभियान कल ही चलाया गया है और स्वदेशी अभियान के तहत मेरे द्वारा बैनर्स बनवाए गए हैं और उसमें स्वदेशी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स बनाए गए हैं और साथ में कुछ विदेशी वस्तुओं के भी फ़ोटोग्राफ छापे गए हैं उसमें कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, जिससे कि हमारा देश समृद्ध होगा और हमारे देश के नागरिकों का उससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और अगर ये व्यवस्था, जैसा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अगर ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाए तो इससे मेरे देश को आर्थिक रूप से उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो ये स्वदेशी अभियान इसीलिए चलाया गया है और मैंने उसमें एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है जी। उसके नीचे मैंने सभी नागरिकों से अपील की है कि इसको अपने अपने हस्ताक्षर करें और उसमें एक प्रतिज्ञा भी लिखी है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने ही देश में बने हुए सामानों का इस्तेमाल करूंगा और अपने ही भारतीय जितने भी कंपनियां हैं उन्हीं को एक्सेप्ट करके और उन्हीं की चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा। तो मेरी तरफ से एक छोटी पहल है, मैं चाहता हूं आपके माध्यम से इसको बहुत बड़ा बनाया जाए और पूरे देश में बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, वैसे तो ये सवाल बहुत पुराना हो चुका है, अस्पताल में तो डॉक्टरों की कमी है, हमें मालूम है आप उसके लिए कोशिश करते हैं, लिखते भी हैं सब, ये स्थिति जो है कब तक बनी रहेगी आखिर, ये क्यों नहीं पूरी होते ये सब? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है जी। हमारे यहाँ 30 पद सेंक्शन हैं, 30 पद में से मेरे पास 11 लोग पोस्टेड हैं और 11 में से भी एक डॉक्टर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो अंडर CMO इस समय काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे पास 30 में से सिर्फ 10 चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक ही कार्य कर रहे हैं और चिकित्सकों की निश्चित रूप से कमी है। मेरे यहाँ ENT का कोई डॉक्टर नहीं है, स्किन का कोई डॉक्टर नहीं है, फिजिशियन के 2 पद हैं, उसमें से केवल एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से सर्जन भी जो हमारे यहाँ तैनात हैं वो भी एक हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लगे हुए हैं। शायद कोई कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं है? कार्डियोलॉजिस्ट का पद खाली है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है और फिर भी हम उसको किसी प्रकार से संयोजित कर रहे हैं और कार्य करवा रहे हैं, काम चला रहे हैं। इसके अलावा एक मैंने पर्चे जो बनते थे उसमें भी मैंने बदलाव करा है कि उसमें एक आभा ऐप जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, तो वो आभा ऐप के माध्यम से पर्चा बनवाने प्रारंभ कर दिए थे बहुत पहले से। आज स्थिति ये है कि लगभग 90% के आसपास हमारे पर्चे आभा ऐप के माध्यम से बनाए जा रहे हैं
जिससे कि आप लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो अपना पर्चा अपने घर में ही जनरेट कर सकते हैं और उसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो वो आपका पर्चा बिना लाइन में लगे हुए आप उसको प्राप्त कर लेंगे। घर से कैसे करेगा वो? उसके लिए डाउनलोड करना पड़ता है, उसका अच्छा, ऐप डाउनलोड करना ऐप डाउनलोड करना पड़ता है ठीक। मोबाइल में। आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रोसेस पूरी मैंने बाकायदा प्रिंट करवा के अच्छा। वहाँ पर जहाँ पर्चे बनते हैं उसके बाहर की तरफ उसमें प्रिंट करके पूरी प्रोसेस बना के उसमें चिपका रखी है। कई सारे पर्चे लगे वहाँ पर। आप इसका कोई लाभ हुआ है क्या? उसमें भीड़ कम हुई है आपके उसमें? बिल्कुल लाभ हो रहा है। जो हमारे मोबाइल लेकर जितने भी हमारे मरीज आ रहे हैं उन सबको लाभ हो रहा है। वो सब पर्चे उसी से बनवा रहे हैं और अगर उनको कोई कठिनाई आ रही है तो वहाँ हमारे कर्मचारी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं और वो उनको इसी तरह से पर्चे बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।